डियर स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसे समझने से पहले हम किसी भी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। एज वी नो, द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द कंबाइंड सिस्टम and the surroundings means delta S system plus delta S surroundings can be taken as a criteria for the feasibility or the spontaneity of the process. If delta S system plus delta S surrounding is greater than 0, the process is irreversible. That means it is spontaneous or feasible. तो अगर कोई तंत्र की एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की कंबाइंड एंट्रोपी अगर हम देखने जाएं, वो एक क्राइटेरिया होता है किसी भी तंत्र की फिजिबिलिटी को बताने के लिए। तो अगर किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी परिवर्तन का योग 0 से बड़ा है तो ऐसे में वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी परिवर्तन 0 के बराबर होती है तब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये देखते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर greater than refers to an irreversible process, that is spontaneous process, and the sign equal to for a reversible process, that is for a state of equilibrium. यानी अगर greater than साइन की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस irreversible होगा यानी spontaneous होगा, और अगर हम साइन equal to को रेफर कर रहे हैं तो ऐसे में प्रोसेस रिवर्सिबल होगा यानी इक्विलिब्रियम प्राप्त किया हुआ होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, गिब्स फ्री एनर्जी G कैसे बताई जाती है? G इज इक्वल टू H माइनस TS। यहाँ पर G गिब्स फ्री एनर्जी है, H एंथैल्पी है, T ताप है और S एंट्रोपी को दर्शा रहा है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है यानी प्रक्रिया समतापीय समान ताप पे काम कर रही है तो ऐसे समय में प्रारंभिक अवस्था में जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो H1 माइनस TS1 के बराबर होगी। इसे हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब तंत्र अंतिम अवस्था में पहुंचता है तब गिब्स फ्री एनर्जी G2 इज गिवन एज H2 माइनस TS2। अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। रीअरेंज करें, H2 माइनस H1 माइनस T कॉमन ले लीजिए, S2 माइनस S1। तो इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पर डेल्टा G G2 माइनस G1 यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बता रहा है। डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये किसी भी तंत्र की एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को दर्शा रहा है। और डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यह उस तंत्र की एंट्रोपी में हुए परिवर्तन को बता रहा है। अब अगर हम इक्वेशन X के बारे में जो हमने सबसे पहले पढ़ी उसकी चर्चा करें और उसमें H इज इक्वल टू E प्लस PV का मान रखें तो हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार आती है, G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS। और अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तब इक्वेशन का रूप इस प्रकार हो जाता है, dg इज इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT।
और हम जानते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में। तो इस प्रकार मान रखने पर क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हमें मालूम है, उसका मान अगर आप यहाँ रखें तो डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी अपॉन टी, और यहाँ टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी रीअरेंज करने पर प्राप्त होता है। इन वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन 3 में रख दें तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी के बराबर हो जाता है। अगर हमने P को कांस्टेंट रखा हुआ है, दैट मीन्स डी पी इज इक्वल टू 0, तब डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन एज माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय माइनस एस। तंत्र अगर प्रारंभिक अवस्था में है, इनिशियल स्टेट में है, तब इक्वेशन डी जी वन अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन एज माइनस एस वन, और अगर तंत्र अपने फाइनल स्टेट में पहुंच गया है तो डी जी टू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इज इक्वल टू माइनस एस टू। अब आप इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो इट विल कम आउट एज माइनस एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू डी जी टू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P माइनस डी जी वन अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। सॉल्व करेंगे इसको तो S2 प्लस S1 माइनस S2 प्लस S1 इज गिवन एज माइनस डेल्टा S। रीअरेंज करके इक्वेशन को लिखिए, सॉल्व कीजिए तो आपकी इक्वेशन का रूप इस प्रकार हो जाएगा कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P। इसे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के नाम से जानते हैं, और यह समीकरण उन सभी प्रक्रमों के लिए उपयोगी होती है जो कि स्थिर दाब पर होते हैं। अगर कोई प्रक्रम स्थिर आयतन पर होता है तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को हम बदलकर डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस T डेल डेल्टा A अपॉन डेल T के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और स्थिर दाब पर ताप के द्वारा ऊर्जा परिवर्तन में जो रिलेशन प्राप्त हुआ उसे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के रूप में जान रहे हैं। आइए हम ये देखें कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये इक्वेशन सभी भौतिक परिवर्तनों पर लागू होती है। ये इक्वेशन उत्क्रमणीय प्रक्रमों पर भी समान रूप से लागू होती है, क्योंकि इनमें प्रयुक्त राशियां डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा A तथा डेल्टा E सभी अवस्था फलन हैं, यानी प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। गिब्स एनर्जी पर टेम्परेचर के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है इस इक्वेशन के द्वारा, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि गैल्वेनी सेल का विद्युत वाहक बल EMF और ताप गुणांक अगर आपको ज्ञात हो तो हम माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NFE, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद आएगा। वहां से हम
ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं और वो निकलकर इस प्रकार आएगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू NFE प्लस NFT डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस प्रकार इस इक्वेशन के द्वारा आप अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। यदि गैल्वेनी सेल का EMF और ताप गुणांक हमें मालूम है तो हम आसानी से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।